सभी बच्चों को जय शिव शंकर। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय मात्रक एवं मापन इसके अंतिम लेक्चर का वीडियो देख रहे हैं। ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। उसमें से 3 क्वेश्चन मैं निकाल करके लाया हूँ जो अक्सर पेपर में पूछे गए हैं। तो तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसके बाद हमारा लेक्चर मैंने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो से हम सेकंड लेक्चर में प्रवेश करेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आया हूँ, आइए देखते हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। जो हमने डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, उससे हमने देखे 4 एप्लीकेशंस देखे थे उसकी। तो पूरा अध्याय एक्चुअली में विमाओं पर आधारित है पहला वाला। तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि वो सारा काम करता है फिजिक्स के अंदर, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं तो उन पर बात करनी है। दूसरा एक क्वेश्चन है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है, ये सॉल्यूशन देना है। और एक वांडर वाल गैस समीकरण का एक क्वेश्चन आता है कि वांडर वाल गैस समीकरण P + A/v² × v - v = RT। तो वो कर रहा है मैं नियतांकों A तथा B की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो मैं इनकी विमाएं, इनकी डायमेंशन पूछी जाती है, तो देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं आंसर दे रहा हूं पहले नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो बच्चों, विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या है? देखिए, विमीय विश्लेषण की पहली सीमा है कि विमीय विधि से, ना, विमीय विधि से हम उन नियतांकों का मान ज्ञात नहीं कर सकते जो विमा युक्त हैं। विमा मतलब हम ऐसी भौतिक राशियों के बीच में, सॉरी ऐसे बोलना है कि हम विमीय विधि से ऐसी भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं जिनमें कोई विमा युक्त नियतांक आता हो। जैसे हमने किया था t = 2πk × √L/g आया था, उसमें k को अपन ने क्या माना था? विमाई नियतांक। लेकिन अगर हमें ये पता है कि कूलम को न्यूटन का नियम कहता है कि F जो होता है वो m1 m2 और r पर डिपेंड करता है, मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मास और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, फिर भी हम इनमें रिलेशन स्थापित नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट कौन सा होगा? वो कांस्टेंट होगा विमायुक्त। और अगर विमायुक्त नियतांक किसी भी उसमें आता है तो उसके हम संबंध को यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम केवल उन्हीं संबंधों को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं जिनमें विमा ही नियतांक आता हो। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारे पास आता है कि यह जो सूत्र होता है यह लॉग है। जैसे मान लीजिए हमारे पास और फंक्शन भी हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है बच्चों? हमारे पास एक हो गया, दूसरा है हमारे पास लॉगरिथम वाले फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन होते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन वाले जो फिजिकल फार्मूले हैं, फिजिक्स के अंदर जो फार्मूले इन फंक्शंस के साथ आते हैं, उनके बारे में विमीय विश्लेषण से या विमाओं से हमें किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है ना। तीसरा है हमारे पास, यदि कोई भौतिक राशि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के योग या अंतर पर डिपेंड करती हो, योग या अंतर पर, तो हम इस विधि से सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। जैसे आपको याद होगा हमने सूत्र स्थापित किया था t = 2π √L/g, ये निकाला था हमने, ये सूत्र हमने ड्राइव किया था। इस सूत्र में तो ये भाग और गुणा, अगर भाग और गुणा होता है या घातांक पर डिपेंड करता है तो सूत्र स्थापित हो जाता है। लेकिन एक फार्मूला हमने ये भी तो पढ़ा था, v = u + at। तो हम सोचें कि इसको विमीय विधि से स्थापित कर लें तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सूत्र है 2 राशियों के योगफल से बन रहा है। तो यदि कोई 2 राशियों के योग या अंतर से बढ़ रहा हो तो उनकी स्थापना हम उन राशियों के बीच संबंध की स्थापना
विमीय विश्लेषण से नहीं की जा सकती। ठीक है ना। अगली हमारे पास आती है कि इसके द्वारा मतलब विमीय विश्लेषण के द्वारा एक जैसी राशियों में अंतर कर पाना कठिन है। अंतर कर पाना कठिन है। जैसे यदि किसी फार्मूले में स्मॉल एल, कैपिटल एल, आर, जैसे आर है रेडियस, एल है यहाँ पर इनिशियल लेंथ, स्मॉल एल है लेंथ में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, तो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई और त्रिज्या, मान लीजिए तीनों चीजें एक साथ आ जाए तो तीनों के विमीय सूत्र तो सेम होंगे ना। इसका भी विमीय सूत्र एल होगा, इसका भी एल होगा, इसका भी एल होगा। तो विमीय विश्लेषण के आधार पर इनमें अंतर कर पाना कठिन है। तो ये हमारी इसकी अगली लिमिटेशन आ जाती है। अगली लिमिटेशन आती है कि ये जो हमारे पास विमीय सूत्र होते हैं ये हमें अदिश और सदिश राशियों के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। माने फिजिक्स के अंदर स्केलर और वेक्टर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो इनके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको विमीय विश्लेषण की सीमाएं एक बार और आपको सुना दूं, रीड करा दूं। नंबर 1 है वो कि यह विधि विमाहीन नियतांकों के अलावा, विमाहीन नियतांक जो है ना, विमाहीन जो नियतांक होते हैं अगर, तो उनके बारे में यदि किसी सूत्र में विमायुक्त नियतांक आते हैं तो वहां पर ये सूत्रों को स्थापित नहीं कराता। अगर किसी विमीय किसी भौतिक समीकरण में लॉग टर्म, साइन, एक्सपोनेंशियल आदि आदि फंक्शंस आते हैं तो उन सूत्रों को या उन समीकरणों को हम इसकी सहायता से एनालिसिस नहीं कर सकते। यदि किसी कोई भौतिक राशि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के योग या अंतर पर डिपेंड करती हो तो इसकी सहायता से सूत्रों की स्थापना नहीं की जा सकती है। और ये हमें सदिश अदिश राशियों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता और ये एक जैसी विमा वाली राशियों के आने पर उनमें अंतर नहीं कर पाता। ठीक है ना। ये हमारे पास विमीय विश्लेषण की क्या थी, सीमाएं। आपको ये लिमिटेशंस बुक में दी हुई है, मैं तो आपको एक प्रकार से रिमेम्बर कराने के लिए यहाँ पर बता दिया हूँ। बाकी आप बुक से उनको थोड़ा ठीक से देख लेना, नहीं तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आता है आंसर नंबर 2। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। इसका मतलब सीधी सी बात है, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर, यही हुआ ना। तो वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी, यानी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, सीधी सी बात है। तो हमारे पास आपको याद होगा ये चाल है, तो चाल का भी सूत्र n⁻0 LT-1 होता है, तो हम उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। या दूसरा हमारे पास एक नॉर्मल मेथड भी है, तो मैं आप लोगों को विमीय विश्लेषण वाली मेथड से करा देता हूँ। ठीक है ना। ये सब तो उससे कैसे करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ यानी कि चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, चाल का विमीय सूत्र, तो चाल का विमीय सूत्र होता है m⁻0 L T⁻⁻⁻1 ये होता है। तो इसलिए a का मान यहाँ पर 0 कहलाएगा, b का मान 1 कहलाएगा, c का मान 1 कहलाएगा। ठीक है। m1 माने पहली पद्धति में मात्रक, तो m1 तो मुझे यहाँ पर लेना नहीं है क्योंकि m पर 0 है। m पर 0 इसका मतलब मास पर तो डिपेंड करते नहीं है, तो छोड़ दो, l पर चलते हैं। तो L1 की वैल्यू माने पहली पद्धति में मात्रक, L मतलब लेंथ, तो किलोमीटर है, और T1 का मान मतलब पहली पद्धति में टाइम का यूनिट घंटा है, और L2 मतलब दूसरी पद्धति में जिसमें जाना है उसमें मीटर लेना है, और T2 वाले दूसरा वाला टाइम वो क्या लेना है, हाँ सेकंड लेना है। और n1 की वैल्यू पहली पद्धति में मान कितना है हमारे पास 18 है। अब हमारे पास सूत्र होता है बच्चों, सूत्र याद करो, कल ही तो समझाया था, n2 इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 होल टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 होल टू दी पावर b, और t1 अपॉन t2 होल टू दी पावर c। वैल्यू लिख दीजिए, n1 की वैल्यू 18 है,
m1/n2 का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इस पर डिपेंड नहीं करेगा। L1 कितना है? किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लिख लेते हैं, 1 किलोमीटर। L2 कितना है? मीटर, तो 1 मीटर लिख लेते हैं, टू दी पावर 1 लगा देते हैं क्योंकि b की वैल्यू 1 है। t1 को 1 घंटा लिख लेते हैं और इसको 1 सेकंड लिख लेते हैं और टू दी पावर -1 लगा देते हैं। ठीक है। अब ये 18 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इस पर 0 का पावर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब ये किलोमीटर है और मीटर है, तो दोनों को एक ही यूनिट में ले आओ, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, तो 1000 मीटर डाल देते हैं और नीचे 1 मीटर लिखा है, टू दी पावर 1 लिखा है। 1 घंटा और 1 सेकंड, तो इन दोनों को सेम यूनिट करो तो घंटे को सेकंड में बदल देते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड होते हैं बटा 1 सेकंड। 1 घंटा में 3600 सेकंड, टू दी पावर -1। आई मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये आ गया 18 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई। अब ये 3600 बटा 1 ऋण की घात है, तो इसको अगर हम 1 बटा 3600 कर देंगे तो जो पावर है वो +1 की हो जाएगी, +1, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनल मिल गया 18 गुणित 1000 गुणित 1 बटे 3600। तो ये यहाँ पर हम 2 जीरो को काट देते हैं और ये 18 दूनी 36, तो 10 बटे 2 आएगा और 2 पंचे 10, आंसर कितना आया? 5 आएगा। ये देखिए 18 से 18 दूनी 36, यहाँ पर 2 आएगा और 10 बटे 2 बराबर 5। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर कहलाएगा। यानी कि जो गाड़ी है, गाड़ी वो 1 सेकंड में 5 मीटर जाएगी। 1 सेकंड में कितनी जाएगी? 5 मीटर चलेगी। 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी। यही तो वो पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है, तो वो कह रहा है कि यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है। यानी सीधी सी बात है, हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये मैंने बीमी विधि से आपको सिखाया है। फिर मैं नॉर्मल मेथड से करता हूँ उसी सवाल को। तो चाल का बीमी सूत्र लिख लो पहले, n⁻0 LT-1 A0 B1 C-1 L1 पहली पद्धति में मात्रक किलोमीटर और घंटा है तो किलोमीटर और t घंटा हो गया। दूसरी पद्धति में मीटर और सेकंड है। n1 18 है, an2 बराबर सूत्र होता है, मान लिखे m1 बटे n2 पोर्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 0 है। अब ये 1 किलोमीटर है, L1 किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर, ये लिख दिया। तो यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर सेकंड है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। ये सारा काट पीट करके आंसर आ गया 5, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि गाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी। अब हम इसी सवाल को नॉर्मली करते हैं, ध्यान देना बच्चों, नॉर्मल करते हैं, नहीं करते हैं विमीय विश्लेषण का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो क्या हम इस सवाल को कर पाएंगे? तो सरल है, हाँ कर सकते हैं। कैसे? ऐसे करेंगे, देखिए दूसरी मेथड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होगा कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसा लिखा बराबर 18 गुणित किलोमीटर बटे घंटा, इसको ऐसा लिख दिया। इसी को मतलब दिया 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। अब 18 गुणित 1 किलोमीटर को लिख दो 1000 मीटर और 18 को लिख 1 घंटे को लिख दो 3600 सेकंड। तो बात तो एक ही है भाई, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड और 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, बात तो एक ही है। अब मैंने यहाँ पर वही कटिंग शटिंग कर दी, ये जो सब कट गया, तो आ गया 18 गुणित 10 बटे 36। यहाँ से बचा मीटर, तो यहाँ से बचा सेकंड। 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये मेथड भी कर सकती हूँ, शॉर्टकट हो गया। बस इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए किलोमीटर, वो तो वहां भी चाहिए है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
तो हमारे पास आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ गाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी। अब हमारे पास आता है तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है? वंडरवाल। तीसरे का आंसर बता रहा हूं मैं। तीसरे का वंडरवाल गैस समीकरण, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे इसको, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको आता है। वंडरवाल ने प्रोटॉन कणियों के बीच में बल के बारे में बताया था, नहीं आदर्श गैस समीकरण को सुधारा था। तो ये गैसों के अणुगतिक सिद्धांत लास्ट चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो वंडरवाल गैस समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT में नियतांकों A और B की विमाएं ज्ञात करो। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में आता है। A और B की विमाएं चाहिए। तो बच्चों हमने विमीय समांगता का सिद्धांत पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि प्रत्येक सत्य भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती हैं। विमीय समांगता का सिद्धांत एक बात और भी कहता है, वो कहता है केवल समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। केवल समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है। तो इसी तथ्य का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे P प्लस A अपॉन V स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर लिखा है V माइनस B बराबर क्या लिखा है RT। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि विमीय समांगता के सिद्धांत से, विमीय समांगता के सिद्धांत से या नियम से केवल समान विमाओं वाली राशियों को, केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है ना? क्या बताया, क्या कहता है सिद्धांत भी कि केवल समान विमाओं, ये देखिए समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर देखो P प्लस A बटे B वर्ग, इनको जोड़ा गया है ना, तो जो विमा P की होगी वही A बटे B वर्ग की होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए A बटा B वर्ग की विमा, माने जो इसकी विमा होगी वही किसकी विमा होगी? P की विमा होगी। वेरी गुड, वही P की विमा होगी। ए लो, तो या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं, या A की विमा बराबर B स्क्वायर यहाँ गुणा कर दो, बराबर B स्क्वायर गुणक P की विमा। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने इसका त्रियक गुणा कर दिया या पक्षांतर कर दिया। अब B स्क्वायर की B क्या है? यहाँ पर आयतन है। बच्चों जब ये आपको क्वेश्चन आता है तो बताते हैं कि P दाब है, B आयतन है, ये बताते हैं। तो B यहाँ पर आयतन है, तो आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है? L घन होता है, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वर्ग लगा देंगे। विमीय सूत्र आपको याद करना पड़ेंगे। और इसका एक दाब है, और दाब का सूत्र होता है mL-1 T⁻⁻²। ये दाब का विमीय सूत्र है। दाब का मैं निकाल के बता देता हूँ। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का तो मैंने आपको निकलवाया था ना, mL_T-2, और क्षेत्रफल का L स्क्वायर। तो L पर दो घात ऊपर जाके एक में से घटेंगी तो -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएंगी। तो m L के ऊपर 6 ये और ऋण 1 ये गया, तो L के ऊपर 5 बचेगी, तो T के ऊपर -2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ना? कैसे आया? 3 दूनी 6, L पर 6 की घात हो जाएगी और ये 1 घट जाएगी तो 5 की बचेगी। तो m L पर 5 T पर -2, ये आ गई A की विमा। तो वो क्या पूछ रहा था आपसे? वो पूछा A और B की विमाएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर A का विमीय सूत्र ये बन गया। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं वो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए B से साथ कौन जुड़ा है? B। यहाँ पर लिख दो इसी प्रकार, क्या लिखेंगे बच्चों? इसी प्रकार B की विमा बराबर B की विमा नहीं आएगी, और V की विमा क्या होगी? V है आयतन, L घन, यानी कि L घन आ जाएगा। लो, आ गया। तो यहाँ पर V की विमा क्या हो जाएगी? L घन, या इसी को लिखेंगे
n टू द पावर 0 n टू द पावर 0 l घन t टू द पावर 0, इसी को ऐसा लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है, पर ये परीक्षा में आता है तो बच्चे घूम जाते हैं कि ये पता नहीं कैसा सवाल आ गया। तो ये सवाल अगर आता है तो द्विमीय समानता के इस नियम का प्रयोग करते हैं कि समान विभव वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। केवल हम फिजिक्स में उन्हीं राशियों को आपस में जोड़ते घटाते हैं जिनकी विभव समान है। तो यहाँ पर चूंकि P में a/b स्क्वायर को जोड़ा गया है तो दोनों की विभव समान होगी, तो मैंने लिख दिया b स्क्वायर के यहाँ गुणा कर दिया, b का b में सूत्र लिख दिया, p का लिख दिया, p यहाँ पर दाब है और b यहाँ पर आयतन है, तो आंसर आ गया। इसी प्रकार b की विभव बराबर b की विभव, तो ये भी लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों ये इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन मैं आज आपको लेकर आया था, ये इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म है। अब हम अगला जो लेक्चर लाएंगे वो अध्याय 2 से स्टार्ट करेंगे। सभी को नमस्कार।